कसम उठाते हैं आपके डंडे, आपके वर्दी, आपकी जुल्म, आपके जबर को हम अपने हौसले से, हिम्मत से, जुर्रत से शिकस्त देंगे। कौम भी निकलेगी, ये बेगैरत कौम नहीं है, ये पुलिस के डंडे से डरने वाली कौम नहीं है। क्या 25 करोड़ आवाम को सरनगू करेंगे? ऐसे निकलेंगे कि समंदर आएगा और वो वोट डालेंगे पीटीआई के लिए। 8 फरवरी की रात आने दें, इंशाल्लाह ये कौम आपको बताएगी कि ना हम कभी डरे थे, न कभी हम। आखिरी सवाल जेल में बैठ कर बड़े जारहाना तरीके से खेल रहे हैं सर। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, वो छप भी गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं इन पे आर्टिकल 6 लगाऊंगा और मैं जब इक़्तिदार में आऊंगा। तो सर यहाँ पे इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं, करारदादें मंजूर हो रहे हैं। खान साहब इतने कॉन्फिडेंट है कि वो हुकूमत में भी आएंगे और आर्टिकल 6 भी लगा लेंगे। याद रखें कि खान साहब ने जो बात की है उसकी मैं 100% बतौर कानूनदान तायद करता हूँ। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने अपने आप को आर्टिकल 6 के लिए एक्सपोज किया है और उन पे लगनी भी चाहिए। इस तरह के इदारे होते हैं, इस तरह के आप इलेक्शन कमीशन है। पाकिस्तान में आईन के तहत फेयर और फ्री इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी है। कर क्या रहे हैं आप? कभी बल्ला छीनते हो, कभी उम्मीदवारों को जो है आप डिस्क्वालीफाई करते हैं, कभी खान पे कंटेम्प्ट है। कोई ऐसी हरकत नहीं रही जो हमारे दुश्मन जो है हमारे खिलाफ करते, वो काम इन्होंने संभाला हुआ है। तब इन्हें अदालत का इख्तियार जो इनको दिया गया है और जिसके तहत इन्होंने खान को इंडिक्ट किया है, अफसोस होता है कि ये इदारे जो हैं रिफ्यूज वो तभी इन्हें अदालत में जो है मांगते हैं। मैं धमकियां नहीं देता हूं, मैं अमल करता हूं। आर्टिकल 6 जो है ये हर उस शख्स के लिए है जो आईन को पामाल करता है। आईन क्या कहता है? इनकी जिम्मेदारी है फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की। आप बहैसियत पाकिस्तानी खुद सोचें, ये जो हमारे साथ कर रहे हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी किधर है, इसमें फेयरनेस किधर है? आईन पामाल हो रहा है या नहीं? तो लिहाजा आईन की पामाली की इजाजत न सुप्रीम कोर्ट को है न इलेक्शन कमीशन को है, ये अवाम पाकिस्तान का दस्तूर है। इसको जो भी पामाल करेगा वो जिस तरह मुशर्रफ पे लगा कि नहीं लगा, तो लिहाजा ये कोई मुशर्रफ से ज्यादा ताकतवर लोग हैं। सर क्या जजेस पे भी लग सकता है? 8 फरवरी को किस को बढ़ना ये भी बता दें आप सर। आर्टिकल 6 की बता दें सर। आर्टिकल 6 बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ तो कर नहीं सकते हो, चोरियां करते हो, लोगों के घरों में घुसते हो, डाके डालते हो, गरीब आवाम और पीटीआई के वर्करों पे लाठियां बरसाते हो। अपना काम करो जो कानून की हुक्मरानी का है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने का है। मैं इस आलम की शहादत जो है ये बड़ा अफसोसनाक है, पीटीआई की तरफ से इसकी मजम्मत करता हूं। सर एक सवाल मैं जरूर करना चाहूँगा यहाँ पे, वहाँ पे चूँकि कैमरे आपके आगे आ गए थे हम कवर नहीं कर सके, मीडिया वाले भी, टीवी। सवाल ये है कि आप चूँकि बहुत सीनियर अब लीडर हैं, आपकी बात मानी जाती है और सोशल मीडिया में भी ये नौबत क्यों आई जो परसों डेवलप हुई? खान साहब का बयान आपकी तरफ से कुछ और गौहर साहब की तरफ से कुछ और, आज की डेवलपमेंट क्या है? देखिए, आज तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए बैठा हूँ कि पीटीआई के जो लोग हैं बेचारे ये कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये समझते हैं शायद पार्टी में इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ कोई नहीं था। ये उस वक्त जब हम जेल से निकले तो हमने वो बयान दे दिया जो जेल के गेट और खान साहब की मुलाकात के कमरे के दरमियान 3-4 मिनट पैदल का ही रास्ता है और सारे जिम्मेदारान पंजोता साहब, मेर न्याई साहब मेरे साथ मौजूद थे। मैंने एक बयान दिया, वो मेरा कोई मनगढ़ंत नहीं था। लेकिन जब चेयरमैन साहब के पास आए, चेयरमैन साहब इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। बैरिस्टर गौहर साहब? जी, बैरिस्टर गौहर साहब अभी वो चेयरमैन है। मजाक न करें, वो हमारे चेयरमैन है और हमारे सर का ताज है। इसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब के पास जब हम आए तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे और इसी इशू पे उसका एक दूसरा जवाब आया था। तो मैं बैरिस्टर गौहर साहब के पास गया और मैंने कहा आए ज़रा मीडिया के सामने उसकी वजाहत कर देते हैं। मुझे इल्म नहीं था, क्योंकि मैं अपने तय ये समझ रहा था कि उन्होंने, क्योंकि उनको इल्म नहीं था कि खान साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई, तो मैं उसको अपडेट करना चाहता था। लोगों में गिरे हुए थे, वो हमें टाइम नहीं दे सके, तो मैंने वजाहत के लिए अपनी बातें मीडिया के सामने की। इसके बाद ये सारे मामलात खान साहब के नोटिस में लाए गए और खान साहब ने चेयरमैन साहब
کے حوالے سے یہ حکم بھی کیا کہ چونکہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، مختلف رائے آ جاتے ہیں، تو چیئرمین صاحب ہی خان صاحب کی بیاف پہ بیان دیں گے. اور دوسرا جو چیئرمین صاحب کا ورژن تھا کہ اعتماد کرنا ہے، وہ انہوں نے بالکل ڈیٹو کیا، اور جب خان صاحب ڈیٹو کریں گے تو میں تو لازماً کروں نروز گا. صاحب، جوانی کی کیا خاص راز ہے؟ جوان ہوتے جا رہے ہیں جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد آپ جوان ہوتے جا رہے ہیں. کوئی فیوچر میں فلم شوٹ کرنے تو نہیں جا رہے ہیں یا کتاب لکھنے جائیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ ہم اندر سے بڑے ٹوٹ کا شکار ہیں. اچھا اللہ نہ کرے کبھی ہم آپ کو اپنا سینہ دکھا سکیں اچھا کہ ہم نے 20-25 سالوں میں کیا بکتا ہے، کیا ہم پہ گزری ہے. اور ہماری جگہ کوئی اور ہوتا. یہ جو لوگ آج کل کہہ رہے ہیں نا کہ ان سنگین اور ان حالات میں بھی ڈٹ کے کھڑا ہونا یہ جرت ہے، اس سے بدرجہ بدتر حالات ہم نے زندگی میں دیکھے ہیں. تو لہذا البتہ یہ ہم نے اب اپنی زندگی کا مسئلہ بنایا ہے کہ چاہے روز محشر ہی کیوں نہ آ جائیں، ہم زندگی کو بالکل ہنس مکھ انداز میں، اور چاہے کتنا ہی قہر نہ ٹوٹے، ہمارے لیے کوئی پرواہ نہیں. اچھا، بڑے آپ ہمیشہ چھپا نہیں سکتے باتیں. لگ رہا ہے کہ آپ کو پارٹی سے سائڈ لائن کیا جا رہا ہے. پریس کانفرنس میں آپ کو بات نہیں کرنے دی گئی، ابھی آپ بات کر رہے ہیں یہاں پہ سیکورٹی گارڈ کہہ رہے ہیں راستہ خالی کر دیں. یہ کیا سلسلہ آپ کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ کو ہٹایا جا رہا ہے راستے سے؟ میری گزارش یہ ہے، اب سب یہ انتہائی اہم بات ہے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. میں نے پی ٹی آئی کے لیے یہ جو جہاد میں حصہ لے رہا ہوں، یہ عوام پاکستان کے لیے ہے. خان کی محبت بھی ہے. خان کی قیادت کے بغیر پاکستان کا میں کوئی مستقبل نہیں دیکھ رہا ہوں. یہ میں الفن کہتا ہوں. اور خان کو باہر آتا بھی نہیں دیکھ رہے کیا؟ میں پہلے یہ بات کروں، میں خان کے علاوہ پاکستان کا خان اگر یہ جمہوریت میں شبی خون ماریں گے اور 8 فروری کے الیکشن فری اور فیئر نہیں ہونے دیں گے، تو میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ ڈیفالٹ آپ کو ہٹ کرے گی. پاکستانیوں نے پیسہ پاکستان نہیں بھیجنا ہے جب ان کو پتہ ہو کہ چور حکمران اپنے ڈالر باہر بھیج رہے ہیں. یہ پاکستان کی ضرورت ہے، ہماری معیشت کی ضرورت ہے، قانون کی حکمرانی کی ضرورت ہے، یہ عام پاکستانی کو بھی ضرورت ہے. اور یہ میرا کام ہے. میری کوئی پارٹی کے سیاست سے دلچسپی نہیں ہے، نہ میں نے پارٹی کی سیاست کرنی ہے. اور میں صرف خان کا، آپ مجھے ایک سپاہی سمجھیں. 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں. لہذا میرا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، البتہ میرا انداز اپنا ہے. میں صرف خان کو اپنا مرشد مانتا ہوں، ان کو اپنا قائد مانتا ہوں. اور میں یہ میرے دماغ میں ہے ہی نہیں کہ کوئی دوسرا میرے لیے خان بن جائے. کل جو سینیٹرز نے کیا ہے اس پہ کیا؟ ایک منٹ جی، جب کوئی بننے کی کوشش کرتا ہے، چاہے کوئی کتنا ہو، 26 سال والے روزانہ یہ کہتے ہیں ہم نے 26 سال گزارے. وہ 26 سال بہت بدبختوں نے بھی گزارے جو بھاگ گئے اور پیٹ میں چورا گھوم گئے. دیکھنا یہ ہوتا ہے، پہلے زمانے میں سب نے وزارتوں کے مزے انجوائے کیے، ایم این اے رہے، سینیٹر رہے، ایم پی اے رہے، تنخواہیں لی، بیرون ملک کو دورے کیے. آج کل کے وقت میں کون کس طرح کھڑا ہے یہ معنی رکھتا ہے. تو لہٰذا مجھے سائیڈ لائن نہیں کیا جا رہا ہے، کیونکہ میں کبھی کوئی پوزیشن یا کوئی چیز میں نے، آپ سب موجود ہیں، آج تک کسی ایک میڈیا کے شخص کو میں نے یہ نہیں کہا کہ میرا انٹرویو لے لیں. اگر آپ لوگوں نے کہا ہے تو میں نے آپ لوگوں کو ناراض بھی نہیں کیا. کبھی مجھے خود نمائی کا شوق ہی نہیں ہے، نہ جو مقام ملا ہے یہ مجھے کسی نے دیا نہیں ہے. یہ خان کا مجھ پہ اعتماد ہے، اور لوگوں نے میرے اپنے فرائض کی ادائیگی کو دیکھتے ہوئے میرے ساتھ محبت اور خلوص کا اظہار کیا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو میرے خیال میں کچھ لوگوں کو بری لگ رہی ہے. لگنے دے 8 فروری تک، لیکن 8 فروری تک یہ مجھے چھوڑ دے. 8 فروری تک خان کا کاز لڑنے دے، جلسے کرنے دے، کنونشن کرنے دے. پنجاب بھی جا رہا ہوں. اس دن میں نے کور کمیٹی کی میٹنگ میں سب کو التجا کی. میں نے کہا میرا کسی کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کسی کے ساتھ میں تو الیکشن ہی نہیں لڑنا چاہتا ہوں. میں تو چاہتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے کاز کے پیچھے یہ مقصد کار پنہا ہے کہ ہم کوئی ایم این اے یا منسٹر بن جائے. ہمارا کاز جو ہے اس سے بہت بڑا ہے، اور ہم اپنے جو ہماری عمومی زندگی کی بحیثیت وکیل کے، وہ ہم اس میں واپس جانا چاہتے ہیں.
लोगों को शोहरत दरकार होगी। मैंने कभी शोहरत के लालच में कहीं जाके कोई इस तरह नहीं किया है कि कोई मुझे जो है इंटरव्यू करें, कोई मुझे अच्छा कहें। खुदा की कसम आज तक ज़िंदगी में एक भी टिक टॉक नहीं बनाई है, ये सारे लोग खुद ही बनाते हैं, वॉलंटियर हैं। न मैंने आज तक किसी को ये डिमांड की है कि कोई मेरी वीडियो अपलोड कर दें। मैं बेसिकली सिर्फ 8 फरवरी का टाइम मांगता हूँ अपनों से भी, और जो मुझे पसंद नहीं भी करते हैं। मैं खान का ये काज 8 फरवरी तक पहुँचा दूँ। इसके बाद मैं इनसे वादा करता हूँ इनको मेरा चेहरा नजर नहीं आएगा। मैंने कहीं पे किसी के साथ न मुकाबला करना है, और अगर खान के पास मैं फिर भी कहूँगा जाऊँगा और उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इलेक्शन के बकेड़े से मुझे आज़ाद कर दें। अगर वो मान गए तो ठीक है और मेरे लिए सुकून होगा। और इससे ये चीज़ इन लोगों को अखज़ करनी चाहिए कि मेरी कोई एम्बिशंस नहीं है, न मैंने वजीर बनना है, न मुझे वजारत दरकार है। कितनी देर गुफ्तगू रहती है आपकी खान साहब के अंदर? डिपेंड करता है, कभी 5 घंटे भी हो जाती है, कभी 2 घंटे, कभी 1 घंटा। जब ट्रायल होते हैं तो उस दौरान ज्यादा हो जाती है। वसीली तबीयत है या नॉर्मल या खुश है? वसीली तबीयत तो नहीं ज्यादा हो गई? खान जो है माशाअल्लाह अल्लाह ने उसको बड़ी इस्तेकामत दी है। 6 महीने उसके हो गए हैं। 5 अगस्त को गिरफ्तार हुआ था और अब आज मेरा ख्याल है पहला दिन है 7वें महीने का। तो खान साहब जो है, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये नाम में पला बड़ा शख्स जो है ये जेल की तकालीफ को इस तरह झेलेगा। झेल भी रहा है। हर बार जब जाते हैं तो वो हमें हौसला और इस्तेकामत की बात करता है। अच्छा बरवत साहब बताइएगा कि आपके कागजात का क्या बना? आप तो इतने नादहिंदगान निकले हैं, कितने घर गवर्नमेंट के आपने ले रखे हैं, इतने बिल डाल दिए, और आखिर में बताइएगा कि आप अपने हल्के से अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो कितने मार्जिन से जीतेंगे? जहाँ तक नादहिंदगी का ताल्लुक है तो ये नादहिंदगी मेरे नोटिस में पहली दफ़ा आई कि जी पेशावर में 6 घर हैं, उनके मालिकान के नाम शेर अफजल है। तो उन्होंने हम नाम होने की बुनियाद पे उनके बकायाजात रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मिली भगत करके मेरे खाते में डाल दिए। अब मैंने अपील की है। अपील में मैंने वाटर सप्लाई का जो महकमा है उसको भी रिस्पॉन्डेंट बनाया और जज साहब के सामने मैं खुद पेश हुआ और मैंने उसे कहा कि वो तमाम बिल भी लाए जाएं और वो कनेक्शन की डिटेल भी लाई जाए कि ये कब किसके नाम पे। सिर्फ हम नाम होने के लिए फ्रॉड किया इन्होंने, चीटिंग की है रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मिलके। मेरी इस्तदा ये होगी कि मेरे लिए कागजात की मंजूरी कोई रिलीफ नहीं है जब तक कि इनको जुर्माना न किया। साहब आपका एक छोटा सा आशिक यहाँ पे आया है सर, एक छोटा सा बच्चा आपको मिलने के लिए आया है। इस पे आप सुन लें। इन्होंने सेनेट की मट्टी पलीत कर दी है। सेनेट का इदारा इन्होंने पिच कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आगे। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जस्टिस साहब के पत्र पे लकीर है और वो किरादात पास कर रहे हैं। इन सबको इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट के क्या इंटेंशन है, आईन का क्या कमांड है। दूसरी बात, चेयरमैन सेनेट ने क्यों कर इस रिजोल्यूशन को जो है टेबल करने की इजाजत दी जबकि ये आईन से मुतसादम है। तीसरी बात, 11 अफराद ऐवान कोरम पूरा नहीं है तो रिजोल्यूशन जो है वो तो टेबल ही नहीं हो सकती है। फिर 11 लोग जो हैं उनके नाम अब आपके सामने आ गए हैं। वो 11 लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी इलेक्शन न कराए जाए। भाई आपके ऐवान का इलेक्शन न कराने से ताल्लुक क्या बनता है? इन्होंने पूरे पाकिस्तानियों की मुंह पे चपेट मारी है। कानून और आईन को इन्होंने मलियामेट किया है। इन 11 सेनेटर्स को निशान इबरत बनाना चाहिए। अगर पाकिस्तान में कोई निज़ाम अदल है और निज़ाम कानून है, किस तरह इनकी जुर्रत हुई कि जब आप सेनेटर हैं तो आपने जनाब अली जो चाहा आप किरादात ले आए। कल आप ये किरादात ले आएंगे कि जी ये जो सूरज है ये मशरिक के बजाय मगरिब में गरूब हो। कुछ अकल, ये कमकली की बात नहीं है, बाई डिजाइन लाए हैं। और इसमें जो पीपल पार्टी का किरदार है, नून का किरदार है, ये उनकी आशीर्वाद से आया है। जल्दी आप देखेंगे कि इसी किरादात के पर तो ये लोग भी अब ये राग अलापना शुरू करेंगे कि इलेक्शन मुलतवी किया जाए। खतरा था इनको बल्ले से, खतरा था इनको हमारे उम्मीदवारों से। उम्मीदवार मैंने कहा था 5 दिन कबल कि ये सब वापस आएंगे, रेस्टोर होंगे।
बल्ला जो है पीटीआई के लोग सुन लें, बल्ला हमसे कोई छीन नहीं सकता, हम बल्ले पे ही इलेक्शन लड़ेंगे। और जब बल्ला वापस आएगा तो आप देखेंगे कि ये सब मिल के फिर कहेंगे कि जी अब इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इनके पास वोट ही नहीं है, ये किससे वोट जो है वो अपने बक्से जो है भरेंगे। हुकूमत बनेगी चारों सूबों में और मरकज में पीटीआई। साहब जेल में बैठ के बड़े जारियाना और खेल रहे ये हैं। हुकूमत महरूम करने से हमें सिर्फ बदमाशी से डरा रहे हैं। एक मिनट कि जी ये डंडा है, ये पुलिस है, ये FIR है, तो लिहाजा हम पीटीआई को जो है सरलगू करेंगे। कसम उठाते हैं आपके डंडे, आपकी वर्दी, आपकी कलम, आपके जबर को हम अपने हौसले से, हिम्मत से, जुर्रत से शिकस्त देंगे। कौम भी निकलेगी, ये बेगैरत कौम नहीं है, ये पुलिस के डंडे से डरने वाली कौम नहीं है। क्या आप 25 करोड़ आवाम को सरलगू करेंगे? ऐसे निकलेंगे कि समंदर आएगा और वो वोट डालेंगे पीटीआई के लिए। 8 फरवरी की रात आने दें, इंशाल्लाह ये कौम आपको बताएगी कि ना हम कभी डरे थे, न कभी हम आखिरी सवाल उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, वो नहीं करना चाहता, उन्होंने कहा है इक़्तिदार में आऊंगा। तो सर यहाँ से इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं, कॉन्फिडेंट है कि वो हुकूमत में भी आएंगे और आर्टिकल 6 भी लगा लेंगे। याद रखिए, मैंने भी कहा एक बार, खान साहब ने जो बात की है उसकी मैं 100% बतौर कानूनदान तायीद करता हूँ। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने अपने आप को आर्टिकल 6 के लिए एक्सपोज किया है और उन पे लगनी भी चाहिए। इस तरह के इदारे होते हैं, इस तरह के आप इलेक्शन कमीशन हैं। पाकिस्तान में आईन के तहत फेयर और फ्री इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी है। कर क्या रहे हैं आप? कभी बल्ला छीनते हो, कभी उम्मीदवारों को जो है आप डिस्क्वालीफाई करते हैं, कभी खान पे कंटेम्प्ट है। कोई ऐसी हरकत नहीं रही जो हमारे दुश्मन जो है हमारे खिलाफ करते, वो काम इन्होंने संभाला हुआ है। तब इन्हें अदालत का इख्तियार जो इनको दिया गया है और जिसके तहत इन्होंने खान को इंडिक्ट किया है, अफसोस होता है कि ये इदारे जो हैं रिफ्यूज तभी इन्हें अदालत में जो है मांगते हैं। मतलब सब ये आर्टिकल 6 की बात करके तो आप भी आर्टिकल 6 के खिलाफ आप कह रहे हैं। मैं धमकियां नहीं देता हूं, मैं अमल करता हूं। आर्टिकल 6 जो है ये हर उस शख्स के लिए है जो आईन को पामाल करता है। आईन क्या कहता है? इनकी जिम्मेदारी है फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की। आप हैसियत पाकिस्तानी खुद सोचें, ये जो हमारे साथ कर रहे हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी की दर है, इसमें फेयरनेस की दर है। आईन पामाल हो रहा है या नहीं? तो लिहाजा आईन की पामाली की इजाजत न सुप्रीम कोर्ट को है न इलेक्शन कमीशन को है, ये अवाम पाकिस्तान का दस्तूर है। इसको जो भी पामाल करेगा वो जिस तरह मुशर्रफ पे लगा कि नहीं लगा, तो लिहाजा ये कोई मुशर्रफ से ज्यादा ताकतवर लोग हैं। क्या जजेस पे भी लग सकता है? 8 फरवरी को किस को बढ़ना ये भी बता दें आप सर। आर्टिकल 6 की बता दें सर। देखिए मेरी आप गुजारिश सुन लें यार, उनको सीरियस बात 8 फरवरी तक अल्लाह ने जिंदगी दी, इंशाल्लाह हम ऐसा जिहाद करके दिखाएंगे और ऐसे हौसले और हिम्मत से पाकिस्तानियों को उठाएंगे। नवाज शरीफ, उसके खानदान ने और उसके फैसले सहूलतकारों ने मुल्क में ये कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है। सिर्फ नवाज शरीफ के लिए जो है, सिर्फ नवाज शरीफ के लिए ये सब कुछ मुल्क में हो रहा है। पाकिस्तानियों, अपने साथ होने वाली इन तमाम ज्यादतियों का बदला अपने नवाज शरीफ से 8 फरवरी का बदला। आखिरी बात ये बताइएगा, एक मिनट, आपके साबिक पार्टी के सरदार मौलाना फजल रहमान अफगानिस्तान जा रहे हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? क्योंकि आप खैबर पख्तूनख्वा के साथ बहुत सारे मामलात अफगानिस्तान के भी जुड़े हुए हैं, तो क्या उनको राय देंगे अपनी तजावीज़? मुझे तो इल्म नहीं है कि वो क्यों जा रहे हैं, अफगान हुकूमत ने उनको दौरे की दावत दी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूँकि वो पाकिस्तान में बदआमनी की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि चूँकि बदआमनी है तो पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन किए जाने चाहिए। मुझे ज़ाती तौर पर ये मालूमात हैं और चूँकि मादी से भी वादे हैं कि उनके लाइफ को थ्रेट्स हैं,
اور شاید وہ تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان میں ڈھونڈ رہا ہے اور اسی کے حل کے لیے شاید یہ افغانستان جا رہا ہے. تو لہذا میں ضرور یہ چاہوں گا کہ ان کی لائف جو ہے وہ سیکیور رہے. کسی بھی لیڈر پہ کوئی بھی حملہ جو ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. البتہ جو ہے ان کو اگر یہ مسئلہ ان کا حل ہو جاتا ہے تو پھر ان کو الیکشن میں آنا چاہیے. سر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی میسج دے دیں اسپیشلی پاکستان تمام اوورسیز پاکستانیز کو میں نے یو اے ای کے دورے میں اور انگلینڈ کے دورے میں یہ گزارش کی تھی کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے. الیکشن سے 15-20 دن قبل آ جائیں, ہمارا کیمپین میں بھی ہاتھ بٹھائیں.